Hello students, today we are going to discuss about chapter number 10 of your SS, and this is the organs of government, civics chapter it is. And organs of government we have discussed in standard 8 also, so here it is in detail. We studied about it in just इंट्रोडक्शन पार्ट इन 8th स्टैंडर्ड, बट यहाँ पे ये डिटेल में दिया गया है। 3 ऑर्गन होते हैं जैसे कि आपको पता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या काम करता है? तो लेजिस्लेचर लॉ को फ्रेम करने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है? तो ये अप्लाई करने का, प्रैक्टिकली अप्लाई करने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। और जुडिशरी ये ध्यान रखता है कि ये जो लॉज हैं उन्हें सही से बनाया गया है और एग्जीक्यूट किया गया है। उन दोनों के काम पे नज़र रखने का काम जो है जुडिशरी का है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि लोगों को सही से न्याय मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये जो डिवीज़न ऑफ पावर क्या है, क्यों पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये माना जाता है कि अगर पावर किसी एक के हाथ में रहेगा तो करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्राइब एटसेट्रा ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब ये पावर डिवाइड हो जाएगा तो मिसयूज़ ऑफ पावर जो है उसे अवॉइड किया जा सकता है। गवर्नमेंट का जो फंक्शन है उसे ईजी और स्मूथ बनाया जा सकता है, इसीलिए पावर को डिवाइड किया जाता है। तो हम सबसे पहला ऑर्गन देख लेते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर जो है। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होते हुए इंडिया के पास ये हमारा एक अधिकार आ जाता है, मूलभूत अधिकार है लेजिस्लेचर, मतलब कि पार्लियामेंट से रिलेटेड सिस्टम, जहाँ पे लॉज को बनाया जाता है। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ से जो लॉ है उन्हें बनाया जाता है। अब पार्लियामेंट में दो तरीके का लेजिस्लेचर होता है। सबसे पहली बात, यूनिसेमरल और बाइसेमरल। यूनिसेमरल मतलब वो जहाँ पे एक ही हाउस होता है, बाइसेमरल वो जहाँ पे 2 हाउस होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास जो है वो बाइसेमरल लेजिस्लेचर है। सेंट्रल लेवल पे हमारे पास जो अपर हाउस है उसे लेजिस्लेचर की तरह राज्यसभा कहा जाता है, और लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंसिस्ट करता है। ज़्यादातर स्टेट्स के पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, बट जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अगर सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट की बात करें तो जो 2 हाउस हैं उसमें सबसे निचला हाउस, दैट इज़ द लोअर हाउस, लोकसभा, उसकी बात करें तो यहाँ पे 545 मेंबर्स रहते हैं इन टोटल। और इन 545 में से 2 जो हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रहते हैं। प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा का पार्ट रहते हैं। पहला जो मीटिंग है पार्लियामेंट का और जॉइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का, उसे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। इन 2 ओकेशन के अलावा प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट को एड्रेस नहीं करते हैं। जो बिल दोनों हाउसेस से क्लियर होके आ गया है, उस बिल को प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही एक्ट बनाया जाता है। लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है, इसका टर्म पीरियड जो है वो 5 ईयर्स का है, और इसे प्रेसिडेंट चाहें तो पहले भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट, तो इसीलिए हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू पार्लियामेंट। अगर एक इंसान को लोकसभा का मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? तो नंबर 1, वो इंसान इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो एज है वो 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। तीसरा, ही शुड नॉट बी हैविंग अनसाउंड माइंड, वो पागल या फिर प्रूवन क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ये, और साथ ही साथ वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, ना ही सेंट्रल ना ही स्टेट। 2 सेशंस में 6 मंथ्स का डिफरेंस रहता है। अ प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस। मतलब वो दोनों हाउसेस का प्रोसीडिंग जो है उसे अटेंड कर सकता है, इवन इफ़ ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। बट अगर वो अपर सभा का मतलब राज्यसभा का मेंबर है तो ही कैन वोट इन दैट हाउस ओनली। स्टेट ऑफ गुजरात का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 26 मेंबर्स का है लोकसभा में, और आपको पता है बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोरम क्या होता है? तो जो मिनिमम अटेंडेंस चाहिए होता है किसी भी हाउस की कार्यवाही को कंटिन्यू करने के लिए, उसे कोरम कहा जाता है, और ये है 1/10। मतलब जैसे कि आपका जो टोटल फिगर है वो 545 है, तो उसमें से 1/10 दैट इज़ 55 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट टू फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द लोकसभा। सेम इन द राज्यसभा. Rajya Sabha is also known as the upper house of the parliament.
यहाँ पे जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे 250 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से 238 जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में से आते हैं, और बाकी के जो 12 हैं उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है राज्यसभा का मेंबर होने के लिए? तो सबसे पहले तो कि आप जो है वो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। दूसरा, योर एज शुड बी 30 ईयर्स और मोर। यू शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और होल्डिंग एनी ऑफिस फॉर प्रॉफिट। यू शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और क्रिमिनल। गुजरात का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 11 सीट्स का है राज्यसभा में। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, बट उसके 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीनियोरिटी। इस तरह से जो टोटल टेन्योर है एक मेंबर का वो 6 ईयर्स का हो जाता है। जो रिटायरिंग मेंबर है वो री इलेक्शन के लिए ऑफकोर्स एलिजिबल रहते हैं। 3 सेशन होते हैं, मीटिंग्स जो हैं वो कैरी आउट होती है पार्लियामेंट में, उसे 3 सेशन में कैरी आउट किया जाता है। पहला तो बजट सेशन, दूसरा मानसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन। वाइस चेयरमैन राज्यसभा के जो हैं वो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में से इलेक्ट किए जाते हैं, बट जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ही रहते हैं। हमारे फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। स्पीकर के क्या पावर रहते हैं लोकसभा में? तो जो लोकसभा का पूरा काम काज है उसे पूरा अच्छी तरह से चलाना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस एंड फुल care is taken by the speaker. The discipline is maintained by the speaker. So speaker can belong to any political party. He is elected from among the members of the Lok Sabha और राज्य सभा. Of course लोक सभा we are talking about here. तो यहाँ पे जिसको भी मेजॉरिटी मिल जाती है वो स्पीकर बन जाता है वोटिंग के बाद। स्पीकर को हटाया जा सकता है जब उसे 14 डेज़ का नोटिस आप दे देते हो, तब सारे स्पीच, सारे क्रिटिसिज्म जो भी लोकसभा में बोला जाता है वो सब स्पीकर को एड्रेस करते हुए ही बोला जाता है। जो वर्किंग है दोनों हाउसेस का वो आइदर हिंदी या फिर इंग्लिश में कैरी आउट किया जाता है, बट अगर किसी मेंबर को हिंदी इंग्लिश दोनों ही नहीं आती है तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल सकता है, बट उससे पहले स्पीकर का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई भी मेंबर 60 डेज़ तक स्पीकर को बताए बिना एब्सेंट है तो उसकी जो सीट है उसे वेकेंट गिना जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या है? जब भी टाई हो जाता है वोटिंग के टाइम पे तो उस टाई को ब्रेक करने के लिए जो फाइनल वोट दिया जाता है वो स्पीकर देता है, और उस वोट को इसीलिए कास्टिंग वोट कहा जाता है। ठीक है। श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। When does a bill become an act? A simple procedure. First, the bill is passed in the lower house, then in the upper house, and then finally it goes to president for signing and acceptance. How it is passed in Lok Sabha and Rajya Sabha? So first there are 3 readings: first reading, second reading, third reading. Various discussions are done, oppositions, criticism, everything is done, and when these all are resolved, that is सेंट फॉर वोटिंग। वोटिंग के बाद उसे मान लिया जाएगा, अगर मेजॉरिटी एग्री कर जाता है तो उसे मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया था, फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। सेम टू सेम प्रोसीजर जो है वो राज्यसभा में होगा, और उसके बाद वहाँ पे वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जब वो वोटिंग से पास हो जाता है तब वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है साइन करने के लिए। जब प्रेसिडेंट उसे साइन कर देते हैं उस टाइम पे वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। ये बात हो गई ऑर्डिनरी बिल की। ऑर्डिनरी बिल जो है वहाँ पे पावर जो है इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब इक्वल पावर है, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद उसके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। नंबर 1 कि या तो बिल को अप्रूव कर दिया जाएगा, या तो बिल उसके पास रहेगा और सोच विचार करने के लिए, या फिर पार्लियामेंट को वापस भेज दिया जाएगा। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिल है तो ये हम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में हमारे 8th चैप्टर में हम देख चुके हैं। इस बिल को कैसे पास किया जाएगा? तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है सबसे पहली बात। अगर सिंपल अमेंडमेंट है तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी, बट अगर स्पेशल अमेंडमेंट है तो 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं उनको एग्री करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर है तो वहाँ पे 50% लेजिस्लेटिव असेंबली को एग्री करना पड़ेगा, साथ ही साथ 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए। अगर थर्ड मनी बिल से रिलेटेड एक्ट है तो क्या होगा? तो मनी बिल जो है हमारा बजट उसको कहा जाता है, और ये जो बजट है वो 28 फरवरी के आसपास प्रेजेंट किया जाता है। मनी बिल के मामले में ज़्यादातर पावर जो है वो लोकसभा के पास रहता है,
लोकसभा इसको डिसाइड करता है। 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा को वापस भेजना होता है रिकमेंडेशन के बाद। अगर फेल हो जाता है राज्यसभा ये भेजने में वापस, तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया है। अगर रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दिए हैं और लोकसभा को एक्सेप्ट नहीं भी करना है, बट लोकसभा आगे बढ़ा देता है वो बिल को, तो भी ये मान लिया जाएगा कि वो बिल पास हो गया था। अगर कोई भी गवर्नमेंट मनी बिल प्रेजेंट नहीं कर पाती है, बजट प्रेजेंट नहीं कर पाती है, तो उसे रिज़ाइन करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोनों हाउसेस अलग अलग मैटर्स पे डिस्कशन करते हैं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिफेंस हो, हर बात का डिस्कशन जो है वो लोकसभा में होता है। तो यहाँ पे तो हमने बात की लोकसभा और राज्यसभा की, स्पीकर की, बिल को कैसे एक्ट बनाते हैं उसकी। आगे हम बात करेंगे लेजिस्लेचर के सेकेंड पार्ट जो कि स्टेट लेवल पे आता है उसकी। ठीक है, तो इस सेशन के लिए हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टेक केयर, बाय।